हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास में हम करेंगे जो नंबर सिस्टम चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है, उसकी थ्योरी पूरी। इसके बाद हम आज से करेंगे इसमें अभ्यास प्रश्न। तो आज की क्लास में ही हम जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे इसके लिए जितने भी प्रश्न करेंगे हम आज ही समाप्त कर देंगे, और ये आपके लिए मैराथन क्लास होगी। इसमें मैं आपको लगभग 20-25 प्रश्न कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। उसमें कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे, कुछ प्रश्न यानी कि उसमें आपको आगे आने वाले होंगे, और कुछ अभ्यास के लिए होंगे। तो मेरे पास बुक है ये आर्यंत की, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 के लिए है और 6th क्लास एंट्री के लिए। इसमें से ही मैं आपको कराऊंगा, और ये किताब बहुत ही अच्छे से है। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए हुए हैं, और इसमें प्रत्येक चैप्टर के अच्छे से प्रश्न है, और प्रत्येक जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए उसमें कुछ पूरा पूरा पेपर भी दिया हुआ है, अलग अलग सेक्शन वाइज भी दिया हुआ है, और पूरा पेपर भी दिया हुआ है। तो आप इसमें से आप इस किताब को अच्छी खरीद के इसमें से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी एक किताब और आती है जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, यानी कि 2024 से लेके जो पीछे वाले 2005 तक के पेपर होंगे वो सभी पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। तो आप सभी बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक इस किताब को नहीं खरीदा है वो इस किताब को खरीद लेना, जिससे कि वो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज हम करेंगे इसके कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी समाप्त हो चुकी है, यानी जो चैप्टर नंबर सिस्टम है, संख्या एवं संख्या पद्धति, इसकी पूरी थ्योरी मैं समाप्त करवा चुका हूं। मैंने 5 क्लासों में करवा दिया, पूरे नोट पॉइंट भी लिखवा दिए, और इसकी पूरी थ्योरी भी मैंने करवा दी, संख्याओं के प्रकार पूरा बता दिया मैंने। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, अभ्यास प्रश्न। तो देखो मैं इसी किताब में से आपको अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा, और आप सभी बच्चे अच्छे से करना। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब करते हैं हम अभ्यास प्रश्न। जैसे इसमें पहला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, जैसे एक संख्या है, ये संख्या आपको दी हुई है। इसमें वो बोल रहा है इस संख्या को आपको किस में लिखना है, शब्दों में लिखो। किस में लिखो? शब्दों में लिखो, ठीक है। इस संख्या को आपको शब्दों में लिखना है, और आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा। आगे पेपर में पूछ लेता है कोई संख्या देके ऐसे, और अंकों में देगा, उसको शब्दों में पूछ लेगा। तो आपको इसको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। आपको दिख रहा है कितना है, इसको पहले देखो, मैंने जो पिछली वाली क्लास कराई है उनमें मैंने अच्छे से बताया है। इसको पीछे से पढ़ेंगे। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या? 10,000। जब 10,000, जब 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, अगर ऐसी बात होगी ना तो आपको शुरुआत में 2 अंकों का यूज करना होगा। तो यहाँ पे आपको 2 अंक लेने होंगे एक साथ में। 10,000 आ रहा है तो कितना होगा? 46,000 होगा। कितना होगा? 46,000। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे इसको? आपको इसको हिंदी में बताना है शब्दों में, तो कैसे लिखेंगे इसको? 46 46,000, ठीक है। उसके बाद में कितना है? 202। 46,202। यहाँ पे आपको लिखना है 202। तो इस सवाल का ये क्या होगा आंसर, ठीक है। तो पहले वाले सवाल का आंसर होगा 46,202। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। मैं आपका टाइम ज्यादा समाप्त नहीं करूंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, और मैं आपको जल्दी जल्दी से बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, जिससे कि आपके जो क्वेश्चनों की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल जाए, जिससे कि आपको पेपर में इस प्रकार के ही प्रश्न सीधे सीधे मिल जाए, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, जैसे मान लो इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैं आपके सामने एक और प्रश्न लिखता हूं, आप सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, उससे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आपको इसको भी किसमें बताना है? शब्दों में बताइए इसको भी, ठीक है। यानी आपके सामने एक अंकों में संख्या लिखी हुई है, और इसको आपको किसमें बताना है? शब्दों में बताना है। तो आप सभी इसको बताइए जल्दी से, उसके बाद हम आगे इसमें कुछ और भी करेंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा।
इस संख्या को सबसे पहले पढ़ेंगे, ये कहां तक जा रही है, 1000 पे, 10,000 पे, लाख पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो रहा है, लाख। तो यहाँ पे लाख हो रहा है, लाख में आपको एक अंक को पहले लेना है, तो उसके बाद में दो अंक लेने हैं, फिर नीचे लास्ट में तो जैसे 921 ऐसे करके बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो कितना है जी, 1 लाख है, कितना, एक, यहाँ पे आप लिखोगे 1 लाख, उसके बाद में कितना आ जा रहा है, 1,02,000, कितना, 2,000। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि 29,000 कर दो, 29,021 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1,02,000, कितना, 2,000। अब कितना है, 2,000 हो गया, लास्ट में कितना, 921, तो यहाँ पे लिख दो 921। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1,02,921। इस सवाल का क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को मेरे साथ ही नोट करते हुए जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए प्रीवियस ईयर में भी आपको पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और कुछ प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों में जो पूछे हुए प्रश्न है वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। आप सभी मेरे साथ ही इनको नोट करते जाना, जिससे कि मैं जब इसको इरेज करूंगा यानी साफ करूंगा बोर्ड को, तो आपका प्रश्न लिखा हुआ होना चाहिए पहले से, क्योंकि आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपका पेपर आएगा, तो आपको रिवीजन के लिए इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। तो देखते इसके बाद क्या है। इसके बाद है तो अगला प्रश्न किसने, इसका उल्टा दे दिया, बिल्कुल इसका कैसा है, उल्टा। तो जैसे उसने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, कि 50,319 को अंकों में लिखो। किसमें लिखो, अंकों में लिखो। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न ये है, इसको कैसे करेंगे, अंकों में लिखना है इसको। सबसे पहले आपको संख्या दिखी दिखी होगी, उसमें आपको क्या करना है, सीधे पहले उसके जो आपके लिए उसको डॉट डॉट कर लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसके लिए ट्रिक कैसे करना है, आपको आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है 50,000, आपको यानी कि 50,000 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10,000 से ऊपर संख्या है और 1 लाख से नीचे है, तो आपको 10,000 पे जाना है। 10,000 पे जाने के लिए आपको जितने 10,000 तक कितने अंक आएंगे उतने ही आपको लाइन खींच लेनी है नीचे। ठीक है, जैसे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें जो अंक आएंगे, अब आपको इसमें ये पता चल गया कि इसमें जो अंक आएंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक होंगे, इससे ज्यादा अंक नहीं होंगे, क्योंकि कहां तक जा रहा है वो, 50,000 यानी कि 10,000 पे जा रहा है। तो आपको सबसे पहले उसने बोला है 50,000, तो आपको 50 लिख देना है, ये हो गया 50 शुरुआत में। उसके बाद उसने बोला 319, 319, तो 319 है, तो पहले आप लिख दो 300 और फिर लिख दो 19, तो आपको क्या आ जाएगा, 50,319। इस सवाल का क्या होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद मैं आगे आपके लिए ऊपर वाले को रीड करता हूं और आगे और भी आपके लिए और प्रश्न लिखेंगे फिर। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए फोर्थ प्रश्न, जैसे उसने बोल दिया 3,05,000 5
3। ठीक है, इस वाले को देखो, ये देखने में हिंदी में छोटा सा है, लेकिन इसमें अंक में थोड़े अंक इसमें उससे ज्यादा आएंगे इस वाले से। देखो कैसे, इसमें कुछ में लिखना है इसको अंकों में, अंकों में लिखना है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। उसने बोला 3 लाख। सबसे पहले आपको पता 3 लाख पे पहुंचा, जे 10 लाख से ऊपर जाता तो हम 10 लाख पे जाते, लेकिन ये कहां पे 3 लाख है, केवल 10 लाख से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाख तक पहुंचेंगे। कहां तक? लाख। तो देखो कैसे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब आपको ये इससे ये पता चल गया कि जो अंक होंगे वो 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंकों के बीच में संख्या को लिखना है। अगर आप इन लाइनों को नहीं खींचोगे तो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको लाइन खींच लेनी है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अब जो बोले उसी प्रकार से लिख दिया। उसने बोला 3 लाख, तो आपको केवल 3 लिखना है। ठीक है, देखो इनके तो कोई शब्द होते नहीं है, 100, इनके कोई शब्द होते नहीं है, शब्द इनके होते हैं बस ये 3 बोले, 5 बोले और यहाँ पे 3 बोला, ये शब्द है, ये शब्द यूज होंगे इसमें। लाख और 100 इसके लिए तो कोई संख्या इसमें होती नहीं है। तो आपने लिखा 3 लाख के लिए 3 लिख दिया। उसके बाद उसमें उसने बोला है कि 503, 503। तो आपको ये पता चल रहा होगा इसमें, इसने 1000 वाली लाइन तो छोड़ दी, 1000 वाली लाइन इसने छोड़ दी, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? उसकी जगह पे आएंगे 0। अब देखो 0 कहां पे आएंगे और कैसे आएंगी, वो आपको अच्छे से करना होगा। तो उसने बोला लास्ट में देखो 3, 503। अब आप ये बताओ 503 तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, 503, 503 तो आप नॉर्मल लिख सकते हो। यहाँ पे 3 में मार्कर चेंज कर रहा हूं। अब आपको लिखना है 503। अब 503 तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो 503 पिछले वाले 3 अंकों पे 503 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 503 पूरा हो गया, पीछे वाला भी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई और आगे वाली भी हो गई। अब बीच में अब कोई अंक बचा नहीं है, तो कोई अंक नहीं बचा तो उन जगह पे आपको किसका प्रयोग करना होगा? 0 का। किसका प्रयोग करेंगे? 0 का। तो ये कितना होगा? 3,503, 3,503 आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे से नोट करो। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक बुक जरूर ले लेना, जिससे कि मैं आपको जब प्रश्न करवाऊंगा तो आपको जैसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी होंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी होंगे, तो आपको जब उन प्रश्नों को आप करोगे तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे, अगर जो मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। क्योंकि देखो जैसे मान लो इस प्रकार के, मान लो आपको किताब में लगाओ 7 से 8 5-6 प्रश्न मिलेंगे, मैं आपको 2 प्रश्न करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो आप उन प्रश्नों को भी अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आपको ये किताब खरीद लेनी है। आपको ये किताब ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ कितने की है। 395 की किताब दिखा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इतने रुपए की लेके आया था, आपको भी ऐसे लेके आना है। 395, 395 की, मैं 395 की इस पर रेट है, मान लो आप 400 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 400। ठीक है, अब 400 की आपको जो एमआरपी उस पर डली होगी, आपको 400 रुपए नहीं देने, वो आपसे पहली बात तो 400 मांगेगा भी नहीं, आपको डिस्काउंट देगा इस पे, क्योंकि ये एमआरपी होती है, यानी कि ये इस पे लिखा हुआ मूल्य है, जो कि इसमें आपको छूट भी मिलती है। तो आपको इसमें वो लगभग कितने रुपए की छूट दे देगा? देखो मैं इस पे यानी 40% की छूट लेके आया था उससे। वैसे मैं नॉर्मल 30% या 25% की देते हैं, लेकिन मैंने उससे बोला कि 40% की चाहिए, तो उसने 40% की मुझे छूट दी, क्योंकि मैं और भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा किताब लेके आया था बच्चों के लिए, इसलिए। जैसे आप इसमें मान लो आपको वो 40% छूट देगा, तो आपके लिए कितने की पड़ेगी ये देखते हैं। देखो 40% की छूट देगा, यानी कि आपको 60% में मिलेगी। ठीक है, देखो कितने की आएगी, इससे ये कट जाएगा। अब देखो ये दोनों 0 कट गई, यहाँ पे कितना है? 4 6 24, यानी कि आपको लगभग 240 रुपए की किताब मिल जाएगी। कितने की मिल जाएगी? 240, या मान लो आप 245, 250 लास्ट, मतलब आपको
₹250 से कम की किताब ये मिल जाएगी। आपको इस किताब को खरीद लेना है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो ₹250 किताब है, ज्यादा महंगी है नहीं। आपको कोई कोर्स तो खरीदना नहीं है। इसी जो मैं आपके लिए यूट्यूब पर ये क्लास चल रही है, यही बिल्कुल फ्री है और आपके लिए बैच है ये पूरा। अच्छे से एंड तक इसमें आपकी क्लासेस होंगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको बस किताब खरीदनी है, ₹250 तक की आ जाएगी, ₹240 की, और कोई समस्या नहीं होगी। देखो आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। उसने बोला है ये संख्या लिखी हुई है, यानी कि आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है और उसने पूछा है कि बताओ इस संख्या में सबसे ज्यादा स्थानीय मान किस संख्या का होगा। तो देखो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान में क्या होता है, देखो जो सबसे पीछे वाला अंक होगा उसका स्थानीय मान सबसे कम होगा, उसके बाद उससे ज्यादा होगा, अगले वाले का उससे ज्यादा आगे, इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार बढ़ता हुआ जाता है। तो हमेशा जो सबसे आगे जो शुरुआत में शब्द होगा फर्स्ट में, उसका ही स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। देखो कैसे, मैंने आपको इसको करने की ट्रिक भी बताई थी स्थानीय मान निकालने के लिए, कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो किताबों में आपको देगा वो, किताबों में कैसे देगा, देखो ऐसे देगा, 3 लिखेगा, उसके पीछे इकाई है तो 1 का गुणा करेगा 3, तो उसके बाद दूसरा नंबर आएगा तो उसमें दहाई के नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है तो 10 का गुणा करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी दूसरे नंबर पे 0 है तो यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा। इस प्रकार वो करता हुआ जाएगा। जैसे सैकड़ा का करेगा तो क्या करेगा, 2 लिखेगा, और सैकड़ा का मतलब होता है 100, 100 का गुणा कर देगा। लेकिन मैंने आपको ये वाला तरीका नहीं बताया, मैंने आपको बताया है कि देखो इससे बहुत आसान है। क्या करना है, जैसे मान लो आपको मैं देखता हूं 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें 6 का अंक लिखना है और उसके पीछे जितने भी अंक आ रहे हैं उन सभी की जगह पे क्या लिखना है, आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। देखो 6 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो बस, और आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि इस सवाल में 6 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 6,000। कितना होगा, 6,000। लेकिन हमें पूछा था सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा कितने का, 4 का होगा। कितने का होगा, 4 का। देखो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 4 लिखा, उसके पीछे कितने अंक है, 4 है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो आपने उसको इसके पीछे 4 ही 0 लगा देना है, और ये क्या होगा आपका आंसर। यानी कि जो 4 है उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा, और वो कितना होगा, 40,000। कितना होगा, 4 का स्थानीय मान 40,000 होगा, और जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको पेपर में देखो ऐसे आंसर ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा बस कितना, 4 5, सॉरी 4 6 2 0 3 ऐसे मिलेगा। तो आपको वहां पे आंसर दे देना है केवल 4, 4 का अंक का आंसर दे देना है और आपका सही आंसर होगा। आपको वो ये नहीं बोल रहा है कि बताओ कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, उसने केवल पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन से अंक का होगा, तो सबसे ज्यादा होगा 4 का, इसका होगा 4 का। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी निकालना भी सिखा दिया। यहाँ पे मैं बस आंसर लिख देता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 आपका होगा आंसर। उसने पूछा उसी प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद देखते हैं हम आगे 6वां प्रश्न, उसमें क्या कह रहा है। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कीजिए जल्दी से जब तक। अब देखते हैं आगे। चलो देखो, उसने बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। ठीक है,
उसने बोला आपसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो और सबसे बड़ी संख्या निकालो, और उन दोनों को संख्याओं को निकालने के बाद में उनका आपको क्या करना है, योग करना है। योग का मतलब जोड़ना है उनको। ठीक है, तो हम निकालते हैं, जो प्रश्न ने बोला वैसा ही हम करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है प्रश्न को पहचानना कि प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, तो हमने प्रश्न को पहचान लिया कि उसने बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और 4 अंकों की सबसे छोटी लिखो, और उनको लिखने के बाद में इनका आपको योग निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले संख्या निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। मैंने आपको ये भी मैं आपको जो मैंने नोट पॉइंट लिखाए हैं अपनी पिछली क्लासों में, 5 क्लासेस की हुई थी, उनमें मैंने बता दिया कि आपको छोटी संख्या कैसे निकालनी है, बड़ी संख्या कैसे निकालनी है। तो आप सभी बच्चे उन क्लासों को अवश्य लेना, पिछली क्लासों को, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी और आप इस क्लास को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और ज्यादा बड़ी क्लास है वो है नहीं, कोई 20 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई 25 मिनट की, बस छोटी छोटी क्लास है, आप उनको 2 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या लिखने के मैंने आपको बताया था कि अंक कितने होते हैं टोटल। अंक 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यानी जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब इसने बोला अंक की, तो बोला यहाँ पे 4 अंकों की। ठीक है, तो अंक देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। तो आपको 9 का ही यूज करना है, 9 को ही 4 बार लिख दो और आपकी 4 अंकों की संख्या होगी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि इसमें जैसे मैं बोल लूं कि पहला 9 ले लूं, दूसरा भी 9 ले लूं, फिर मैं 8 और 7 ले लूं, तो देखो इससे छोटी रह जाएगी। देखो ये कितना है, 9,987, और ये कितना है, 9,999। अगर आप इससे एक अंक भी एक अक्षर भी आगे जाओगे तो वो कितने अंकों की हो जाएगी, 5 अंकों की, 10,000। देखो 9,999 के बाद में क्या आएगा, 10,000। लेकिन हमें लिखनी है कितने की, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 9,999। ठीक है जी, तो गलत होगी। अब इसके बाद हमें लिखनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब आपको दिख रहा है सबसे छोटा अंक क्या है, 0। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि 0, 0, 0 और 0, तो ये कोई संख्या बनी? आप भी सोच के बताओ, ये कोई संख्या है? ये तो शून्य है। देखो एक संख्या तो है ये, लेकिन कितने अंकों की है, ये केवल एक अंक की संख्या है। एक अंक की क्यों, कि कितनी भी 0 ले लो आप, जब आप, लेकिन उनका मान जो होगा वो कितना होगा, एक अंक के बराबर होगा। देखो देखो आपने 3 अंक 4 0 लिखी, इनका मतलब क्या होगा, केवल 0 ही तो होगा, और 0 क्या है, एक अंक ही तो है ये। लेकिन हमें यहाँ पे कितने अंकों की संख्या लिखनी है, 4 अंकों की। कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो इसमें जो पहले वाला अंक होगा, सबसे पहला अंक, उस जगह पे आपको 1 का यूज करना है। किसका, सबसे छोटी लिखने के लिए। जैसे आप देखो 0 है, ये सबसे छोटी क्या होती है, 0। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 0 को तो लेना है, लेकिन 0 सबसे शुरुआत में आपको क्या लेना है, 1 लेना है। क्या लेना है, 1। तो पहले अंक पे आपको 1 का यूज करना है, और जो अदरवाइज इसके बाद में जो संख्याएं आएंगी उस सभी उनकी जगह पे इसका उपयोग करना है, शून्य का। ठीक है, तो इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला अंक होगा उसको आपको 1 रखना है, उसके बाद में जितने भी जो अंक होंगे उन सभी को क्या रखना है, 0, और आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000। 1000 ऐसी एक संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी। आप इससे एक भी कम करोगे तो हो जाएगा 999, और 999 हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या होगी 1000। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए रहना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को, अपने उन भाई बंधुओं को शेयर कर देना जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, और जितने भी जो 9th और 6th क्लास एंट्री के लिए एग्जाम होते हैं उनके लिए भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सभी बच्चे इस बैच से बिल्कुल अच्छे से अपनी फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और वो भी बच्चे इस बैच से पढ़ सकते हैं जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 8 तक या 10 तक भी पढ़ रहे हैं। वो सभी बच्चे भी अपना मैथ, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्टों को वो अच्छा कर सकते हैं। तो आप उन अपने भाई बंधुओं को इस वीडियो के बारे में जरूर बता देना, इस चैनल के बारे में जरूर बता देना। ठीक है, तो अब इसने लास्ट में हमसे बोला था
कि इनका योग बताना है। क्या बताना है? देखो उसने बोला था जो बोलेगा हम वही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसने बोला योग, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं योग। ठीक है, अब योग कैसे निकालेंगे? इन सभी को दोनों को लिख लो, 9,999 और 1,000, इनको जोड़ दो। यही तो योग का आंसर क्या होता है? प्लस करना, जोड़ना। यहाँ पे कितना आएगा? 0। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी कितना आएगा? 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। यानी कि इसका आंसर होगा 10,999। यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 10,999, और बिल्कुल कैसा आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी बच्चों को मैंने इस प्रश्न को समझाने के लिए बहुत समय लिया है। वो इसलिए क्योंकि आप जब आगे भी इस प्रकार के प्रश्न करोगे तो पेपर में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए आपको मैंने इसमें टाइम दिया। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम आगे प्रश्न और करेंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न को नोट करते हुए जाना है, नहीं तो क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे यानी इसका रिवीजन करोगे तो आपके पास कोई प्रश्न नहीं होंगे और आपको बहुत ज्यादा समस्या वहां पर हो सकती है। इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। तो अब इसके बाद चलो मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और प्रश्न लिखता हूं इसी प्रकार का, जो कि आपके लिए बहुत काम का होगा। तो जैसे मैंने लिखा कि बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। चलो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, अंतर बताओ। तो आपको इसमें बताना है कि 3 अंकों की संख्या लिखनी है कोई, एक तो सबसे बड़ी होनी चाहिए और एक सबसे छोटी होनी चाहिए, और उनका आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर का मतलब घटाव करना है एक तरह से। ये मान लो कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और आपको आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे बड़ी, और निकालेंगे सबसे छोटी। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको भी बोला था कि अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको कोई समस्या नहीं है, आपको सीधा 9 के अंक लिख देने। जितनी 3 अंकों की बोले तो 3 अंक 9 के, 4 अंकों की बोले तो 4 अंक 9 के, और 5 अंकों की बोले तो 9 का ही यूज करना है आपको हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। ठीक है, इससे बड़ी कोई भी संख्या 3 अंकों की नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी संख्या नहीं होगी, इससे बड़ी संख्याएं तो होंगी, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 999 होगी, इससे बड़ी कोई नहीं होगी। इसके बाद मैंने बोला सबसे छोटी संख्या निकालो। सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे छोटी के लिए आपको मान लो आपने 3 जीरो लिख दिए। अब आप तो ये बताओ, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये कोई संख्या है नहीं, तो आपको किसका यूज करना है? यहाँ पे पहले अंक पे 1 का यूज करना है। किसका? जो पहला अंक होगा, पहला अक्षर होगा, उसकी जगह पे 1 का यूज करना है। उसके बाद जितने भी जो अंक आएंगे उन सभी की जगह पे 0 का प्रयोग करना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100, यानी कि 100 यानी कि 100। अब आपको पता है इसका आपको निकालना है अंतर। क्या निकालना है? लिख दो यहाँ पे अंतर। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाव करना। कैसे निकालेंगे? 999 में से 100 को घटा दो। अब देखो अगर आप ऐसे करोगे कि 100 में से 999 को घटाओगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि 100 छोटी संख्या है और 999 बड़ी संख्या है। इसलिए आपको क्या करना है कि 999 में से 100 को घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 9। यहाँ पे भी कितना आएगा? 9। और 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8, यानी कि 8। यानी कि इसका आंसर होगा 899। क्या होगा? 899 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे सभी प्रश्न। देखो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, आपको लगता है
कि आप नवोदय का पेपर पास कर सकते हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े हुए रहना और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है? 8वें प्रश्न में कह रहा है वो, तो देखो थोड़ा सा इसमें इसने थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप उस तरीके को देखना कैसे कि 4 3 5 0 से बनी हुई चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। उसने बोला कि आपके सामने 4 अंक लिखे हुए हैं। अब आपको ये नहीं करना कि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 के अंकों का यूज करना है। आप यहाँ पे अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपके सामने जो 4 अंक लिखे हुए हैं 4 3 5 और 0, इन अंकों का ही प्रयोग करना है, यानी कि यूज करना है। और इन अंकों से ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो आप देखो कैसे बताएंगे। देखो इसने तो केवल पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी, मैं आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी भी सिखा दूंगा इसी प्रश्न में, और आपके लिए अच्छा होगा। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्या होती है। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। ठीक है, देखो आप अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो आपको घटता हुआ क्रम लिखना है। सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, घटता हुआ क्रम यानी कि अवरोही क्रम का यूज करना है। और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, सॉरी सबसे बड़ी के लिए घटता हुआ प्रयोग करना है। सबसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, फिर इसका इसका इसका, यानी घटता हुआ क्रम लगाएंगे। और आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना होगा, यानी कि 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस प्रकार लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको देखो हम जो पूछा है पहले वो निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे छोटी संख्या निकालते हैं हम, तो कैसे आएगी देखो। तो उसने बोला सबसे छोटी, और मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको क्या किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आरोही, आप इसको नोट पॉइंट में लिख लेना, आरोही क्रम में लिखो। ठीक है ना, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको जो अंक दिए हुए होंगे उनको किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आरोही क्रम को, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं, यानी कि आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 0 है, तो उसके बाद में क्या है 3, 3 के बाद में 4, तो 4 के बाद में 5। अब देखो जो मैंने आपको आरोही क्रम बताया बिल्कुल सही है, और जो आपने संख्या लिखी है वो भी एक संख्या ही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये संख्या बताओ, आप ही देख के बताओ कि ये क्या ये संख्या 4 अंकों की संख्या है। तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों आएगा नहीं, क्योंकि ये संख्या लिखी हुई है, इसमें 0 का आगे शुरुआत में कोई महत्व नहीं होगा। 0 का इसमें शुरुआत में कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए ये संख्या हो जाएगी 3 अंकों की। कितने अंकों की, 3 अंकों की रह जाएगी। लेकिन उसने प्रश्न में बोला था कि आपको 4 अंकों की संख्या लिखनी है। कितने अंकों की, 4 अंकों की, इसलिए आपको ध्यान देना है। इसमें आपको क्या करना है, 0 शुरुआत में थी, ठीक है ना,
आपको अगर ऐसे लिखोगे तो ये संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। देखो क्यों, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं होगा, ये और ये 3 अंक गिने जाएंगे बस, तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए आपको क्या करना है, जो जीरो के तुरंत बाद में जो अंक होगा, जीरो के तुरंत बाद में जो अंक होगा, आपको उन दोनों अंकों को, जीरो को और जो पीछे उसके अंक होगा उसको क्या कर देना, बदल देना है। बस क्या करना है, बदल देना है। जीरो के स्थान पे जो अंक आ रहा होगा जीरो के बाद में उसको लिख देना है, और उस अंक के स्थान पे उस जीरो को लिख देना है। बस देखो, कहने का मतलब ये है, आपको इसको सही आंसर करने के लिए बस क्या करना है, जो 3 दिख रहा है आपको इसको पहले अंक पे और जीरो को दूसरे अंक पे लेना है। उसके बाद में पिछले वाले अंकों को जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा हुआ लिख देना है। ठीक है, तो जो जीरो के बाद में जो पहला अंक होगा उसको चेंज कर देना जीरो से, और पिछले वाले अंकों को जैसे हैं वैसे के यानी कि आरोही क्रम में ही लिखा हुआ रहने देना है, और आपका आंसर बिल्कुल कैसा आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो ये आपको जो जब छोटी संख्या लिखेंगे उसके लिए ही आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए आपको अब गलत नहीं करना है। आप इसको समझ चुके हैं अच्छे से, इसलिए आपको इस प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करना है। ठीक है, जब भी छोटी संख्या बोले और उसमें बीच में जीरो आ रहा हो कोई अंकों से मिला हुआ, तो आपको जो पहला अंक होगा जीरो के बाद में उससे उस संख्या को बदल देना है, और वैसा का वैसा पिछले वाले अंकों को वैसा का वैसा ही रहने देना है, और आपका आंसर आ गया बिल्कुल सही। इसके बाद देखते हैं, चलो हम सबसे छोटी संख्या तो हमने देख ली। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है। मैं आपको ऊपर बताऊंगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, आप इसको नोट भी कर चुके होंगे। और बाई चांस कुछ बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हो तो वो वीडियो को रोक रोक के अच्छे से नोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो देखो, अब यहां पे हम निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या। देखो, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको कौन सा यूज करना है, अवरोही, अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, सबसे छोटी के लिए आरोही क्रम में लिखते हैं संख्याओं को, अगर जीरो आ रही हो तो उसको उस संख्या को उससे बदल लेते हैं। और सबसे बड़ी के लिए क्या करना है, अवरोही क्रम का यूज करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, और आपको इस क्रम में कोई समस्या नहीं होगी। देखो, जीरो इसमें सबसे लास्ट में आता है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे बड़ी क्या है, 5, 5 के बाद में 4, और 4 के बाद में 3, और 3 के बाद में 0। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। देखो, बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको, जैसे देखो, अगर अंक भी नहीं दे और नॉर्मल भी लिखना होता है तो भी कोई समस्या नहीं होती। बड़ी के लिए 9 का यूज कर लेते हैं सीधा, और कुछ अंक भी देगा तो आपको सीधा अवरोही क्रम में लिख देना है और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आपको जो छोटी संख्या निकालते हैं वही आपको पेपर में प्रश्न पूछेगा, तो आपको उसी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी के लिए आपको नॉर्मल पूछता है, कोई अंक नहीं देता है तो आपको पहला अंक 1 रखना होता है, बाकी के सभी 0। और अंक देता है तो आपको क्या करना होता है, लिखना तो आरोही क्रम में ही होता है, लेकिन बाई चांस बीच में जैसे यहाँ पे 0 आ गई, तो 0 आ जाती है तो क्या करना होता है, जो 0 होती है उसको दूसरे अंक पर ले जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि 0 को बदल देते हैं, जो 0 के बाद में अंक होता है उससे, जैसे कि यहाँ पे हमने बदला था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ये 5430, यानी 5430 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी ने, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, आप इसको भी अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इसको नोट करो। इसके बाद में आगे और भी कुछ प्रश्न अभी करेंगे। इसके बाद में नौवां प्रश्न क्या है, 56,89,32,। इसको आपको किसमें लिखना है, अंकों में इसको लिखना है। देखते हैं इसको अंकों में कैसे लिखेंगे हम। ये लिखा हुआ 56,89,32,। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आपको इसके लिए क्या करना है, नीचे लाइन खींचनी है और उसके बाद में उन लाइनों के ऊपर अंक लिखने हैं, और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और कभी भी गलत नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे। देखो, लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 56 करोड़। करोड़ का मतलब क्या हो जाए, 56 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि हम कहां पे जाएंगे, 10 करोड़ तक
जाएंगे। तो वो देखते हैं उसी हिसाब से लाइन खींचेंगे। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल अंक आएंगे, वो अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसमें जो टोटल अंक होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे हमें उनको इन यानी जो लाइन खींची हमने इन पे रखना है। तो सबसे पहले उसने बोला 56 करोड़, तो आपको 56 लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 56। 56 करोड़ के लिए यानी कि 56 करोड़ की बात यहाँ पर हो गई। तो उसके बाद उसने बोला 89 लाख, क्या बोला, 89। तो यहाँ पे आपको 89 लिख देना है। 89 लाख की लाइन भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि देखो करोड़ के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे लाख आएगा, वही बीच में दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखो आपको इसमें कोई हजार की बात नहीं दिख रही है, ना ही 100, यानी वो होता है 500 800, वो भाई 2000। इसने 2 लाइन इसमें से काट दी है, कहने का मतलब ये है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका, यहाँ तक यानी लाख 89 लाख तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उसने वो लास्ट में बोला है 32। अब जो, तो अगर यहाँ पे 32 आप लिख दोगे तो पीछे जीरो लगा नहीं सकते हैं, तो 32 सबसे लास्ट में बोला, तो 32 कहां पे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। अब इसके बाद में जितने भी जो आपको लाइन दिख रही है उनकी जगह पे आपको क्या लिखना है, जीरो लिखना है, केवल क्या लिखना है, जीरो, यानी कि शून्य। तो ये क्या हो गया, 56 करोड़ 89 लाख 32। ये क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और आप सभी बच्चे इस आंसर को मिला लेना। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। यानी मैंने आपको जो थ्योरी कराई थी उसमें बताया था कि प्राकृत संख्या यानी जो प्राकृत के बोलो या प्राकृत बोलो बातें की है, यानी कि नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, मैंने बताया था उसमें पूरी थ्योरी में, उसकी डेफिनेशन भी लिखाई थी और मैंने इसके एग्जाम्पल भी बताए थे पिछली क्लासों में। तो देखो यहाँ पे बताना है हमें क्या, कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी जो संख्याएं होंगी प्लस की पॉजिटिव, वो सभी संख्याएं कैसी होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें में क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। देखो ये तो प्राकृत संख्या है, ये भी है और ये भी है, तो कौन सी नहीं है, ये वाली नहीं है, जीरो। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी। चीज का सही आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा कि नहीं है, यानी प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि जीरो। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक कोई संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। क्या संख्या है, पूर्ण संख्या। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, देखो मैंने इस प्रकार के आपको कई प्रश्न करा दिए, और आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे किताब से तो आपको और भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, तो आप उन प्रश्नों को अपने आप ही कर पाओगे। इसलिए मैं आपको यानी 2-3 प्रश्न कराऊंगा ऐसे एक एक टाइप के, जिससे कि आप उन सभी प्रश्नों को फिर कर पाओगे। इसके बाद में मैंने ये बताया आपको, ये भी हो गया। इसके बाद है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। मैंने इसके लिए सूत्र लिखवा दिया, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार और लिखवा देता हूं। तो सूत्र क्या है, मैंने क्या बताया था इसका, पिछली क्लास में लिखाया था मैंने। सूत्र होता है, यह सूत्र जो मैंने सूत्र लिखा था वो लिखा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। आप सभी बच्चे इस सूत्र को जरूर लिख लेना। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है n कोष्टक में n+1 बट्टे में 2। अगर देखो कोई बच्चा नॉर्मल अगर करना चाहे कि वो 50 प्राकृत संख्या लिखेगा, 1 से लेके 1 2 3 4 5 यानी 150 तक पूरी लिखेगा, और अगर उनको वो एक एक करके जोड़ेगा तो वो उसको टाइम लगेगा कम से कम 1 घंटा लगेगा जोड़ने में, जब उसका आंसर निकाल पाएगा। ठीक है, तो उसी की वजह से ये क्या है, एक सूत्र बनाया। सूत्र को आपको बस इसमें यहाँ पे लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल है, सूत्र ये हो गया। तो यहाँ पे जो n का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, 50। तो n की जगह पे आपको क्या रखना है, 50 रखना है, और आपका आंसर सही आएगा। तो देखते हैं, आपके सूत्र को जरूर लिख लेना है, देखते हैं कैसे होगा। तो n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 50। ठीक है, अब आपको सूत्र लगा देना है यहाँ पे। सूत्र देखो यहाँ पे, ये तो आपको पता ही चल गया, n बराबर 50। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम, जब आंसर निकालेंगे, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, योग बोलो या योगफल बोलो,
बराबर क्या लिखेंगे आप, तो 50 है तो यहाँ पे 50 कोष्टक में कितना होगा 50 प्लस 1 कोष्टक बंद और बट्टे में कितना है 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये आगे करना है, इसमें 50 को सीधा रखो और 50 और एक यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 51, गुणा में ही तो है ये 51, बट्टे में कितना है 2। अब 2 से कोई संख्या काट के देख लो इनमें से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर जब प्लस में होती ऊपर वाली संख्या है तो हम 2 से नहीं काट सकते थे, पहले जोड़ते उसके बाद में काटते, लेकिन गुणा में हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको काटो, इससे कितने बार 2 से कटेगी, 25 बार कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणा 51। ठीक है, अब इसका आपको इंटू कर देना है, 25 का गुणा कितने में करना है 51 में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं 25 एकन 25, हासिल कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, और 25 पंजे कितना होता है 125, 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। ठीक है, यानी कि 1275 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1275, और आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। आप सही बच्चे अपने आंसर को इससे मिला लेना। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा कि बताओ 242 पे घात 0, या पे ऊपर घात 0 लगा हुआ है, आपको 242 पे घात 0 लगा हुआ है, तो उसका आंसर बताना है। क्या बताना है, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो मैंने नोट लिखाया था कि किसी भी संख्या पर, यानी कोई भी संख्या हो और उसके ऊपर अगर 0 घात के रूप में लग जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर 1। आपको कोई भी कैलकुलेशन इसके लिए नहीं करनी है। अगर कोई भी प्रश्न आ जाए 1 के ऊपर, 20 के ऊपर, 50 के ऊपर, 10,000 के ऊपर, वो यानी कि 0 घात होनी चाहिए ऊपर, और नीचे कोई भी संख्या हो उसका आंसर हमेशा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 उसका आंसर हमेशा होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, ये 6428 में 4 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, आपको देखो जब प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको कुछ लाइनों में ध्यान देना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। जिस बच्चे ने प्रश्न को पहचान लिया कि ये प्रश्न पूछ कर क्या रहा है, तो वो बच्चा उस प्रश्न को अच्छे से कर पाएगा, कभी भी गलत नहीं करेगा। तो ये संख्या थी, इस संख्या में पूछा उसने कि जो 4 आपको दिख रहा है यहां पर, बताओ इसका स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या होगा। यानी कि पहले इसका स्थानीय मान निकालो, उसके बाद में इसका जातीय मान निकालो, और फिर उसका क्या कर दो अंतर निकाल दो। बस अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने को बोलते हैं अंतर। तो सबसे पहले हम देखो इसका क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ पे स्थानीय मान, स्थानीय मान के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वो जो मैंने बताया था अभी पिछले प्रश्नों में भी मैंने बताया क्या करना है उसमें, कि आपको 4 लिखना है स्थानीय मान के लिए, और 4 के पीछे जितने अक्षर आ रहे हैं उतनी क्या लिख दो 0 लिख दो, क्या लिख दो 0, और आपका स्थानीय मान आ गया, कुछ भी नहीं करना। आज यहाँ पे निकालेंगे जातीय मान, जातीय मान। एक बात और बता दूं मैं, जातीय मान को आपको किताबों में अंकित मान के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, जो जातीय मान है उसको किताबों में अंकित मान के नाम से भी लिखता है, तो आपको घबराना नहीं है कि अंकित मान क्या हो गया, अंकित मान को ही क्या बोलते हैं जातीय मान कहते हैं। अंकित मान को क्या कहते हैं जातीय मान कहते हैं। तो जातीय मान क्या होता है, वो किसी की जाति को दिखाता है। जाति का मतलब एक तरह से यहाँ पे कोई कास्ट एससी ओबीसी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है जाति का मतलब फेस वैल्यू, क्या फेस वैल्यू को दिखाएगा। तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 4 को यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ पे लिख दो, चाहे कहीं पर भी लिख दो। 4 का जो जातीय मान होगा यानी कि अंकित मान होगा वो हमेशा 4 ही होगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या निकालना है, इसका अंतर निकाल दो, अंतर। ठीक है, अंतर निकालेंगे। अंतर के लिए क्या करना है, 400 में से क्या माइनस करना है 4। अब 400 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ आप सभी, 396। 396 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो 396 होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी बच्चे मेरे साथ इन प्रश्नों को लिखते जाना। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न यानी 14, उसने पूछा कि जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है 1023 यानी कि 1023 में आपको बताना है, ये शून्य आपको दिख रहा है बीच में ये वाला, इस शून्य का स्थानीय मान बताओ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, मैंने इसके लिए नोट पॉइंट भी लिखाया था। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 ही होगा, यानी कि शून्य का जो स्थानीय मान होगा वो 0 ही होगा।
जैसे सुनो कैसे, चलो मैं आपको इसको निकालना सिखाता हूँ कैसे जीरो कैसे होगा। जैसे मैंने मान लो आपके सामने संख्या लिख ली 1023, अब आपको जीरो का स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था स्थानीय मान के लिए, फिर उस अंक को लिखते हैं और उसका अंक के बाद में जितने भी जो अंक आते हैं उनकी जगह पे भी क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। अब ये बताओ, ये 3 जीरो है, 3 जीरो लिखो चाहे 1 जीरो लिखो, ये जीरो ही रहेगा। देखो जीरो तो ये सेम जीरो रहा। और इसके अलावा मैंने एक और बताया था, इसका जो जातीय मान होता है वो भी हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है। क्योंकि देखो शून्य आप पीछे ले लो चाहे आगे लिख दो, चाहे कहीं पर भी लिख दो, बीच में लिख दो चाहे आगे चाहे लास्ट में, इसका जो जातीय मान होगा वो तो हमेशा जीरो ही होगा। लेकिन इसका जो स्थानीय मान भी होगा वो भी हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, जीरो ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 जीरो हो रही है, 3 जीरो का मतलब 1 जीरो ही होता है, इसका कोई आगे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये शून्य आप नोट बोर्ड लिख लेना, मैंने आपको पिछली क्लासों में लिखाया भी है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं ली है वो पिछली क्लासों को जरूर लेना, जिससे कि जो मैं आपके सामने नोट पॉइंट से आ रहे हैं उनको ये वाली, जब उन क्लासों को आप पीछे से पिछली क्लासों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इनको करने में कोई समस्या नहीं होगी। देखो नोटबुक में लिखाया था, शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। यानी शून्य का जातीय मान निकालो चाहे स्थानीय मान निकालो, वो हमेशा शून्य ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रश्न है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो जिस बच्चे को अभाज्य संख्या की डेफिनेशन याद नहीं होगी वो पहचान नहीं पाएगा, जिसको याद नहीं होगी वो नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो आप पिछली क्लासों को जरूर लेना, जब भी आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे। तो उसने पूछा कि अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक। अब एक ही आपको आंसर मिलेगा एक में ही, क्यों, जो एक होता है वो ना तो स्थानीय मान होता है, सॉरी, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। यानी कि वन को ना तो भाज्य में रखा जाता है और ना ही अभाज्य में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देखो दो एक कई संख्या है, अभाज्य संख्या है, और देखो टिक नहीं लगाएंगे यहाँ पे, दो कई संख्या एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें जो अभाज्य संख्या नहीं है वो कौन सी है, एक है। कौन सी है, एक। तो इसका आंसर होगा एक, और बिल्कुल वो कैसा आंसर है, सही, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो। ठीक है, और इसके बाद में कुछ और प्रश्न आपको करवाऊंगा, जब तक आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखो, क्योंकि ये आप प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। जब आप रिवीजन करोगे, आपका पेपर आपके जब एक महीना रहेगा आपका पेपर का, तो आपको क्या करना होता है, फिर रिवीजन करना होता है सभी चैप्टरों का। रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये कि प्रश्न भी होनी चाहिए, थ्योरी भी होनी चाहिए, जब तो आप उनको पढ़ के रिवीजन कर पाओगे। तो आपको इन प्रश्नों को जरूर लिखना है। इसके बाद में आगे हम और प्रश्न करेंगे, तो आपसे पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न। उसमें पूछा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बताओ। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यानी जो मैंने थ्योरी कराई थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसमें मैंने पूरा आंसर अच्छे से समझाया था। तो अभी आप अच्छे से समझना कैसे करेंगे इसको। तो 50 से 100 के बीच में जितनी भी जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपको निकालनी है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा हुआ तो वो क्या करेगा, 50 से 100 के बीच में संख्याओं को गिनेगा और उसमें से अभाज्य संख्या को छाटेगा, और फिर भी उसमें गलती हो सकती है, उसने अगर एक भी एक्स्ट्रा ले ली या एक भी छोड़ दी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, ट्रिक देखो पहले सबसे पहले ट्रिक थी 96 64 96 64। ये ट्रिक है, ये ट्रिक का यूज करना होता है, बहुत आंसर आपका सीधा आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। तो देखो आपसे पूछा उसने 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना है इस ट्रिक में। देखो यहाँ पे उसने 50 से 100 के बीच में पूछा, तो 1 से 25 तक 9 होती है, 25 से 50 तक 6 होती हैं, और 50 से 75 तक 6 होती हैं, और 75 से 100 तक होती हैं 4। यानी कि 50 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो वो होंगी यहाँ पे हमारी 6 और 4 बराबर 10। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर 10।
यानी कि 50 से 100 के बीच में अगर आपको वो संख्याएं पूछ रहा है तो वो होंगी टोटल 10 संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं होंगी। मान लो आपसे उसने ये तो पूछ लिया, मान लो उसने पूछ लिया बताओ कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी, तो 1 से लेकर 100 तक के लिए आपको सभी को जोड़ लेना है। तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे देखो 15 ये और 10 ये, 15 और 10 25, कितना हो जाएंगी 25। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, इस नोट को। और यह है 1 से लेकर 100 तक के बीच की संख्या है टोटल, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, इनको प्लस करेंगे ना, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच की सभी संख्याएं ये होंगी। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था क्या करना है, तो आपको पूछा उसे 3 अंकों की, और 3 अंकों की पूरी सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो आपको क्या लिखना है, शून्य, 1 2 3, आपने 3 शून्य लिख दिया, लेकिन इसका मान अभी भी शून्य है, ये कोई 3 अंकों की संख्या नहीं बनी है, ये संख्या केवल अभी 1 अंक की मानी जाएगी। इसलिए आपको मैंने बताया था कि जो पहला अंक होगा उसके स्थान पर केवल 1 का यूज करना है। उसके बाद में कितने भी वो बोले संख्या है 3 5 6, उसके 1 के बाद में जितने भी जो अंक होंगे वो सभी क्या होंगे, 0 होंगी, और सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 100, यानी कि 100। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100, और सबसे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है, और 9 का यूज करेंगे कितने बार, 3 बार, तो 999 हो जाएगी सबसे बड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, बताएं, ठीक है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उनका आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि इजी प्रश्न है। कैसे करेंगे, तो आपको प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट हुई है वहां से आपको संख्याएं बतानी है। तो जो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, 2, 2 के बाद में आता है 3 5 7, इस प्रकार संख्याएं होती है। लेकिन उसने तो केवल 2 संख्याओं के बारे में पूछा, कितने संख्याओं के बारे में, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। 2 देखो कौन सी होगी, एक तो 2 हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 3, तो आपको बता देना है बस। देखो यहाँ पे 2 ही लिखनी है आपको, एक्स्ट्रा मत लिखो आप। तो इनका आपको क्या बताना है, योग। तो 2 प्लस 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो 3 का पूछ ले तो आपको 5 को जोड़ देना है, 4 का पूछ ले तो आपको 7 और जोड़ देना है, इस प्रकार आंसर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5555, इस संख्या को आपको किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। 5555 को अंकों में लिखना है। और ये प्रश्न आपका जेएनयू 2023 में आया हुआ है, यानी कि जो नवोदय विद्यालय का पेपर होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसका जो पेपर होता है उसके 2023 के सेशन में आया हुआ था, यानी कि अभी 2024 चल रही है, यानी इससे पहले जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये आया हुआ था, ठीक है। 2023 में आया हुआ प्रश्न। देखो कैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछता है वो, देखो ये भी नवोदय विद्यालय में आया है, ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर देखना कितना छोटा आएगा, ठीक है। तो देखो ये और ये सभी प्रश्न कैसे हैं, ये नवोदय में आए हुए प्रश्न है। देखो आपको जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो नवोदय में आए हुए प्रश्न है, तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको प्रश्न को पहचानना है कि प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है। तो 5555 को लिखना है, तो 5000 की बात हो रही है, यानी कि हमें 1000 पे पहुंचना होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 1000 पे पहुंच गए। उसने बोला 5000, तो 5000 के लिए आपने 5 लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद हम बोला उसने 500, तो 500 के लिए आपने 5 लिख दिया। और लास्ट में बोला उसने 55, तो आप 55 लिख दो, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 5555, यानी कि 5555, यानी कि 5 5 के कितने अंक आएंगे, 4 आएंगे, और ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, कोई इसमें समस्या नहीं होगी आपको। इसके बाद देखो ये प्रश्न आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि पहले इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। लेकिन देखो इसमें आपको कोई संख्या दिख रही होगी और आपको उसको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको दिख रहा होगा बीच में 0, शून्य। अब आप ये बताओ, अगर शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमेशा हमेशा के लिए शून्य आएगा। शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करने पर, यानी कि इंटू करने पर, हमेशा उसका आंसर शून्य ही होता है। ये देखो सबसे पहले देखते हैं, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर 0 या 0 बन जाएगा जी पीछे वाला। 0 को गुणा 42 में करेंगे फिर भी 0, फिर 0 को गुणा 20 में करेंगे 0, 0 को गुणा इस बड़ी वाली संख्या में करेंगे फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि अगर कोई भी सवाल है आपको उसमें इंटू करना है और उसमें आपको बीच में 0 मिल जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा इसका आंसर, शून्य।
ठीक है, इसका आंसर होगा 0 यानी कि 0। 0 विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पे 0 इसका 0 आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें 0 है। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने से उसका आंसर हमेशा के लिए 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। इसके बाद में इसने पूछा 1 से 50 के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं बताओ। तो देखो इसने कितना आसान पूछा, इसने केवल 1 से लेकर 50 की। देखो मैंने ये बताया था अभ्यास प्रश्न में था, ये आगे वाले प्रश्नों में, और ये उसने नवोदय में पूछा था, 2003 में पूछा था, इसमें 2003 में पूछा था, बहुत पुरानी बात है। तो 2003 में पूछा था उसने कि 1 से लेके 50 की जो बीच की अभाज्य संख्या होंगी वो आपको बतानी है। 1 से लेके 50 की मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। तो देखो 1 से लेके 25 तक 9, 25 से लेके 50 तक 6, तो 9 और 6 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि 15। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये भी आपको नवोदय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है, उसने पूछा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। तो अभाज्य संख्या लिखनी है, देखो सबसे पहले 2 आएगी, फिर 3, मैंने आपको यही प्रश्न भी करवाया भी था, यहाँ पे देखो जरा इसी प्रकार का प्रश्न है, उसमें 2 अंक पूछे थे, इसमें 4 पूछ रहा है। 2 3, उसके बाद क्या होती है 5, उसके बाद में आएगा 7। अब इन सभी को जोड़ देना है बस। तो देखो यहाँ पे 2 3 प्लस 5 प्लस 7, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, यानी कि 17 विल बी राइट आंसर, यानी कि 17 क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 17 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 23वां, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो 2 लगातार विषम संख्याएं पूछे, चाहे 2 लगातार सम संख्याएं पूछे, उसका आंसर हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा 2 होगा। क्या होगा उसका आंसर हमेशा के लिए 2 होगा। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। आपको 2 संख्याएं लेनी है और वो अभाज्य होनी चाहिए। दूसरी बात लगातार होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो 2 होनी चाहिए संख्याएं, उसके बाद में विषम होनी चाहिए, और उसके बाद में लगातार होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला विषम का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जा सके, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूर्ण भाग नहीं जाए उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या, सॉरी क्या बोलते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पे देखो 1 ले लो, आप ले लो 3, 1 और 3 लिया आपने, देखो 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगी 3 आएगी, तो 2 तो सम होती है, इसके बाद में यहाँ पे आपको लेनी थी विषम, इसलिए 1 के बाद आती है 3। अब आपको इसका अंतर बताना है, तो 3 में से अब जब आप 1 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। मान लो आप सोच रहे हो कि मैं ये नहीं ले रहा हूं, मैं इससे और बड़ी, मेरे दिमाग में ये वाली संख्याएं नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में और बड़ी संख्याएं आ रही है। तो आपने सोचा, देखो आपने मान लिया कि पहली संख्या आपने 23 मानी और दूसरी मान लिया आपने 25। देखो पहली बात ये कि आपको एक बात का ध्यान रखना कि लगातार होनी चाहिए वो दोनों संख्या। कैसे होनी चाहिए, लगातार का मतलब लगातार विषम होनी चाहिए वो। अगर आप छोड़ के ले लोगे, जैसे यहाँ पे आप 25 के 27 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 4, लेकिन वो लगातार संख्याएं नहीं होंगी। तो लगातार के लिए आपको जैसे 23 से 30 के बाद में जो अभाज्य संख्या होगी वही लिखनी है। तो 30 के बाद में जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है 25 होती है 30 के बाद में। अब आपको क्या बताना है, देखो इसका आंसर निकालेंगे 25 में से जब 23 घटाओगे, अंतर के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो जब 25 में से 23 को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 2। और सम के लिए भी यही होता है। ठीक है, ये सम संख्या निकालनी, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने मान ली 2 और 4, जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मान लो मैंने मान ली 10 और 12, जब आप 12 में से 10 को घटाओगे तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा। यानी कि इसका आपको नोट ध्यान देना अच्छे से, इसका आंसर आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका सीधा सीधा आंसर होता है। वो बोले 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, तो भी क्या होगा 2 होगा। उसने बोल दिया 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर, चाहे वो विषम संख्या बोले लगातार चाहे सम बोले, उसका आंसर हमेशा अंतर निकालने के लिए क्या आएगा 2 ही होगा। तो उसका आंसर क्या होगा हमेशा के लिए 2 होगा। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी संख्याएं ले सकते हो लेकिन लगातार होनी चाहिए वो संख्याएं। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने यहाँ पे संख्या मानी है, माना वो संख्या कौन से 1 और 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये किस में आया था, जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में आया है। किस में आया ये जवाहर नवोदय विद्यालय JNU 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आपको देखना कैसे होगा ये,
तो प्रश्न कैसे था, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए। यानी कोई संख्या है, मान लो कोई भी हो सकती है, वो एक्स वाई जेड कोई भी, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, कुछ भी हो सकती है। तो कोई संख्या होगी एक, अगर उसके अंकों का योग, जो संख्या होगी उसके अंकों का योग उस संख्या से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो संख्या होगी सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा विभाजित होगी। आप प्रश्न को समझो पहले। उसने बोला, मान लो चलो मैं आपको समझाता हूं। माना आप कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मानो आपको ज्यादा बड़ी संख्या नहीं माननी है, तो ज्यादा बड़ी संख्या मानोगे तो आपको कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए फिर दिक्कत होगी आपको। तो क्या करना है, दो अंकों की संख्या मानता हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने माना, चलो मैं मान लेता हूं 23, मैंने 23 मान लिया कुछ संख्या। देखो मैंने कोई बेसिक तो मानी नहीं है, 23 संख्या मानी नॉर्मल। आप भी कोई 23 भी मान सकते हो, या कोई 20, 15, 10 कोई भी मान सकते हो, 50, 90, 88, 87 कुछ भी। तो यहाँ पे 23 आपने संख्या मानी। अब आपको उस प्रश्न में बोला कि आपने एक संख्या ले ली, ठीक है, उसके बाद उसने बोला उसके अंकों का योग करो। यानी जो 23 है उसमें अंक कौन से है, एक तो 2 आया, एक 3 आया, इसके अंकों का योग करेंगे तो इनके अंकों का योग क्या होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। सही बात है, 2 और 3 का मान क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये संख्या जो अंकों का योग आया वो 23 में से घटाना है, यानी कि संख्या में से क्या करना है, घटाना है। जब आप 23 में से 5 को घटाओगे तो आंसर आएगा 18। कितना आएगा, 18। आपका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। अब उसने बोला कि ये संख्या हमेशा हमेशा के लिए किससे विभाजित होगी। देखो, तो ये संख्या हमेशा के लिए विभाजित होगी किससे, पता है आपको, किससे विभाजित होगी, ये संख्या हमेशा विभाजित होगी 3 से और 9 से। 3 से भी विभाजित होगी संख्या और 9 से भी विभाजित होगी। तो आपको ये देखना है कि वो ऑप्शन में आपके लिए 3 दे रहा है कि 9 दे रहा है। आपको इन 3 या 9 में से आपको एक ही आंसर देगा, वो या तो 3 देगा या 9 देगा, इसके अलावा कोई नहीं देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या हमेशा या तो 3 से विभाजित होगी या 9 से होगी, इन दोनों के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। देखो आप सोच रहे होंगे 18 है, 18 6 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, लेकिन 6 से यहाँ पे तो विभाजित हो रहा है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। हमेशा के लिए या तो 3 से होगा या 9 से होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा 3 या 9। क्या होगा इसका आंसर, 3 या 9 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। इसके बाद में लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि 1 पे घात 0, यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है 1 और उस पे घात लगी हुई है 0, और आपको उसका क्या बताना है, मान बताना है। आपको उसका क्या बताना है, मान। 1 पे घात 0 का आंसर क्या होगा, और ये इस वाले प्रश्न का आपको आंसर देना है। HW है ये आपके लिए होमवर्क, आपको इसका आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। तो आप पे देना है इसका आंसर, आपको कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। ध्यान से कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। आप सभी आंसर बताना कि 1 पे घात अगर 0 लगी होगी तो उसका मान क्या होगा। तो आप सभी बच्चे तो उसका आंसर कमेंट में देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल से जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और देखो मैंने आपको ये कितने प्रश्न करवाए, 25 प्रश्न करवाए लगभग। कितने प्रश्न है, 25। और 25 प्रश्नों में मैंने जो नंबर सिस्टम है इसके जो प्रत्येक टाइप है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई टाइप रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, जो मैंने आपको किताब बताई थी, अरिहंत की किताब है ये, आपको वो किताब मंगा लेनी है और उसमें से आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, आपका जो मैथ है करने में जो प्रैक्टिस है, सवाल करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको किताब मंगा के उस किताब से प्रैक्टिस करनी है। और आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आए प्रश्न तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर बेझिझक बताऊंगा, आपको कोई समस्या नहीं है, आप पूछ सकते हो मुझे। और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। ये क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, यानी जो नंबर सिस्टम चैप्टर है हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। ये आपकी मैराथन क्लास है, आपको लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग हो गई होगी आपकी। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है बस, और इन प्रश्नों को जरूर लिखना है। तो इसी के बाद हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।